Hello students and my dear friends, I am Praveen Kumar, senior teacher of English, and I am currently posted at Government Senior Secondary School Junjani. This place is located in a village. Students, this is my first video. मेरे विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि मैं भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं और उन्होंने मुझे ये भी बताया दैट दे फाइंड वेरी डिफ़िकल्टी टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंस फ्रॉम हिंदी एंड फॉर दिस पर्पज़ आई हैव ट्राइड टू मेक this video and I hope you will like this video and also share and subscribe. My channel name English Grammar and Textbook. मैं खास मेरे वीडियो ख़ास तौर से देखे जाएँ तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी यूज़फुल रहेंगे और मैं सारे चैप्टर करवाऊँगा और पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा. आई होप यू विल सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू लर्न यू हाउ टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंस फ्रॉम हिंदी. अगर हम एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी होती है. और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो एट लास्ट यू विल फाइंड दैट यू कैन मेक एवरी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वेरी इजीली. ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ look the video at last. Now let's begin. Students, sentence. Today we will make sentence. So how to make a sentence? Sentence. Okay, this is sentence. Sentence क्या है? Sentence a word, एक शब्द और a group of words, शब्दों का समूह. सेंटेंस हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सेंटेंस हो. ध्यान रखना फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, एक सेंटेंस तभी हो सकता है जब उस वर्ड्स ऑफ ग्रुप में हमें क्या देखने को मिले, फिनाइट वर्ब. अब ये फिनाइट वर्ब क्या होती है? अधिकतर स्टूडेंट्स ने फिनाइट वर्ब का नाम पहली बार सुना होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये फिनाइट वर्ब कुछ भी नहीं है. आप पहले से जानते हो कि नाम नया है. ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंस बताने वाली क्रिया. क्या मित्रों? टेंस बताने वाली क्रिया. टेंस बताने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिनाइट वर्ब. तो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर एक टेंस बताने वाली वर्ब आ जाए, फिनाइट वर्ब आ जाए, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं. एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है अ वर्ड. एक वर्ड होता है ना, वो भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन कैसे? तो देखिए सिंपली, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और डायरेक्टली बताना चाहूँगा. जैसे मैं लिखता हूँ गो. ओके, बहुत ही सिंपल है ये, और इसका अर्थ क्या है आप सब जानते हैं. गो, जियो, गो. गो मीन्स जाना. लेकिन अगर मैं इस के पीछे एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ओके, तो अब क्या बना? गो. अब ये सेंटेंस बन गया. गो जाओ, गो जाओ. कम, क्या फ्रेंड्स? कम, कम, ये फुल स्टॉप. ओके, शिवामी कम. अगर मैं इस फुल स्टॉप को हटा देता हूँ तो क्या फुल स्टॉप? फुल स्टॉप. कम, कम यानी आना. लेकिन जैसे मैंने फुल स्टॉप लगाया, कम यानी आउट. ओके, अब टेक. ओके फ्रेंड्स, ये टेक यानी लेना. लेकिन अगर मैंने लगाया फुल स्टॉप, टेक, लो, गिव, दो, इट, खाओ, रन, भागो. ये देखो एक एक वर्ड्स वाले सेंटेंस है.
तो एक वर्ड्स भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। अब कब बन सकता है, तो ये मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे, गो लिखा, कम लिखा, टेक लिखा, ईट, प्ले, रन, ये सारी वर्ब्स है, क्रियाएं हैं, ये काम है। तो अगर किसी भी वर्ब को आप लिखते हो और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हो तो वो सेंटेंस बन जाता है। ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं, और वर्ड, वन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं मित्रों। आगे क्या लिखा हुआ है, एक शब्द या शब्दों का समूह जिसमें टेंस बताने वाली क्रिया हो वह वाक्य होता है। टेंस बताने वाली क्रिया जब तक नहीं आएगी सेंटेंस नहीं होगा। अब देखिए, इंग्लिश का सेंटेंस, एक इंग्लिश सेंटेंस होता है और एक हिंदी सेंटेंस होता है। इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है वो हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ बेसिक सेंटेंस, जो इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी विषय नहीं मित्रों, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी जो क्रिया करता है। कर्ता हमेशा क्रिया करेगा। ओके, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। इसको देखिए कैसे हम आगे और पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले कर्ता, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है। याद रखना मित्रों, सब्जेक्ट, कर्ता, फिर उसके बाद वर्ब यानी क्रिया लिखनी है। कर्ता कौन सी क्रिया करता है, ये आप स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश हम बनाएंगे, फिर वर्ब की बनाएंगे इंग्लिश, और फिर ऑब्जेक्ट की। अब समस्या यहाँ आती है स्टूडेंट्स कि हम सब्जेक्ट को कैसे तलाशें, वर्ब को कैसे तलाशें, ऑब्जेक्ट वाक्य में कहाँ है, कौन सा है। तो यही सीखने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। आप देखते रहिए, लास्ट तक सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो देखिए, कभी कभी हिंदी का वाक्य कर्ता से शुरू होता है, और ऐसी स्थिति में क्या मित्रों, जरा वापस मैं देखता हूँ, कभी कभी हिंदी का वाक्य कर्ता से शुरू नहीं होता है। क्या कहा इसने, नहीं होता है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में हमें हिंदी के वाक्यों में लिखे कर्ता को पहचानने में दिक्कत होती है, दिक्कत आएगी, क्योंकि अधिकतर जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि हिंदी का वाक्य जब शुरू होता है तो उसके शुरू में ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है हिंदी का वाक्य किस सब्जेक्ट से शुरू हो। तो कभी कभी हिंदी का वाक्य कर्ता से यानी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कर्ता को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ आगे। लेट्स कम टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंस फ्रॉम हिंदी। तो सबसे पहले अपना क्या काम रहा, सबसे पहले काम रहा अपना सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना है, कैसे तलाशना है, कैसे ढूंढना है, फिर वर्ब को कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है, हाउ टू फाइंड अ सब्जेक्ट इन द इंग्लिश सेंटेंस। सब्जेक्ट को कैसे तलाशेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ध्यान रखना मित्रों का। तो हिंदी के वाक्य में काम यानी क्रिया को करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। कौन होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। यानी आपके हिंदी के वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, काम को करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। ये आप ध्यान रखोगे बात। ओके, अभी तक आपको समझ नहीं आया तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसके माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वाक्य में देखिए, पहला वाक्य क्या है, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक पिक्चर, एक पिक है, पिक में देखिए एक स्टूडेंट्स बैठे हैं अपनी सीट पर, पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का काम कर रहे हैं। और बताइए टीचर है ये खड़ी है, क्या काम कर रही है, देखो देखो स्टूडेंट्स क्या काम कर रही है, पढ़ाने का। और देखिए कुछ ये लोग जो बैठे हैं स्टूल टेबल पर बैठे हैं ये, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये कुछ इनके मुंह पर कुछ पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, मास्क। तो ये मास्क पहनने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, टीचर पढ़ाने का काम कर रही है। और कुछ स्टूडेंट्स देखो इसी पिक में कुछ स्टूडेंट्स लिख भी रहे हैं, तो लिखने का काम कर रहे हैं। तो अब आपको देखना ये है कि यहाँ क्रियाएं कौन सी हो रही है, काम कौन से हो रहे हैं। देखो, पढ़ना, पढ़ते हैं काम है, क्रिया है, पढ़ाता है क्रिया है, पहनते हैं क्रिया है, लिखते हैं क्रिया है। ये चार क्रिया। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है,
पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? ये देखो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स कौन है? कौन हुए स्टूडेंट? सब्जेक्ट। कौन हुआ? ये सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए। विद्यार्थी यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो यहाँ तो विद्यार्थी सब्जेक्ट है पहले वाक्य में। पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? विद्यार्थी। दूसरे वाक्य में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। यहाँ काम हो रहा है पढ़ाने का, क्रिया हो रही है पढ़ाने की। पढ़ाता कौन है? अध्यापक पढ़ाता है। तो दूसरे वाक्य में अध्यापक हो गया सब्जेक्ट। पहले वाक्य में कौन हुआ सब्जेक्ट? विद्यार्थी। क्यों? पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी सब्जेक्ट हो गया। दूसरे वाक्य में पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। तो अध्यापक हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तीसरे वाक्य में देखेंगे क्या काम हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? लोग मास्क पहनते हैं। यहाँ पहनने की क्रिया हो रही है, पहनने का काम हो रहा है। कौन पहनते हैं? लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं? लोग पहनते हैं। तो लोग हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लोग है। चौथे वाक्य में अब देखो, चौथा वाक्य अभी आपके जैसा मैंने ऊपर बताया था कि कभी कभी हिंदी के वाक्यों का, ये देखिए कभी कभी हिंदी का वाक्य कर्ता से शुरू नहीं होता है, ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत अब आने वाली है। देखिए क्या है चौथे वाक्य में, कक्षा में विद्यार्थी नोट्स लिखते हैं। अब अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये कक्षा को ही क्या मान लेते हैं? सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? तो देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सी, कौन सा काम हो रहा है? लिखते हैं, लिखने का काम हो रहा है। अब बताइए लिखने का काम कौन कर रहे हैं? बताओ बताओ। कक्षा में विद्यार्थी नोट्स लिखते हैं। लिखने का काम कौन कर रहा है? अरे इस विद्यार्थी कर रहे हैं। लिखने का काम कौन कर रहा है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या हो गया? ये अपना हो गया सब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? जो काम करता है वही सब्जेक्ट। ओके, क्रिया कौन कर रहा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी सब्जेक्ट हो गया और क्रिया यहाँ पर लिखते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये पढ़ लीजिए आप। इसको पढ़ने मात्र से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, पढ़ने का काम यानी क्रिया विद्यार्थी करे, इसलिए सब्जेक्ट विद्यार्थी हो गया। सेकंड सेंटेंस में अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसमें देखिए पढ़ाने का काम अध्यापक कर रहा है, तो अध्यापक सब्जेक्ट हो गया। आगे क्या है? थर्ड सेंटेंस में लोग मास्क पहनते हैं, तो पहनने का काम, पहनने की क्रिया लोग करते हैं, इसलिए कर्ता लोग हो गए। और लास्ट सेंटेंस में क्या है? लिखने, कक्षा में विद्यार्थी नोट्स लिखते हैं, लिखने का कार्य क्रिया कौन करे? विद्यार्थी करे, इसलिए कर्ता विद्यार्थी हो गए। ओके, हम कैसे, हम आराम से किसी वाक्य को बहुत ही आसानी से हम एक वाक्य में सब्जेक्ट को तलाश कर सकते हैं। बस क्रिया हमें पता ही होती है, क्रिया यानी काम कौन सा हो गया। आगे देखिए, ठीक है, सब्जेक्ट समझ में आ गई? बात नहीं आई तो मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। आगे देखिए, अब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे तलाश करना, ऑब्जेक्ट को कैसे खोजना, फाइंड कैसे करना? तो फाइंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि क्रिया कौन करता है, क्रिया कौन करता है? क्रिया करेगा, क्रिया कौन करता है? पढ़ते हैं, ये क्रिया है, कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। तो क्रिया करता है सब्जेक्ट, लेकिन उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। कैसे? मैं एक सीधा सा वाक्य लिखता हूँ आपके सामने, बहुत ही सीधा वाक्य लिखता हूँ, बहुत सीधा वाक्य कि राम केला खाता। ओके, राम केला खाता है। अब बताइए इसमें क्रिया कौन सी हुई? खाता, ये क्रिया है कि नहीं? अब ये क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्रिया कौन कर रहा है? राम। खाने की क्रिया राम कर रहा है। तो राम ने क्या खाया? केला। तो बताइए, राम केला खाता है, राम ने काम क्रिया, राम ने क्रिया की खाने की, राम खाता है। राम ने जो भी क्रिया की उसका जो इफेक्ट है, उसका प्रभाव है किस पर पड़ा? केले पर। कैसे? राम ने खाने का काम किया, केला गायब हो गया, राम के पेट में चला गया, केला खत्म हो गया, फिनिश हो गया, केला रहा ही नहीं। इसका मतलब काम तो किया, क्रिया तो की राम ने, और उसका इफेक्ट किस पर पड़ा? केले पर। तो अगर कोई सब्जेक्ट क्रिया करता है तो उस क्रिया का प्रभाव, इफेक्ट जिस भी वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ेगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो।
अगर यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आगे मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझा दूंगा। ओके, देखिए, फाइंड ऑब्जेक्ट, वह व्यक्ति अथवा वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है वही वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर काम किया जाएगा। ठीक है, लोहार लोहे को पीटता है, तो लोहार पीटने का काम कर रहा है, लेकिन पीटने का काम किस पर कर रहा है? लोहे पर कर रहा है, तो लोहा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो हम फाइंड ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए, अगली लाइन में लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, हिंदी के वाक्य में दी गई क्रिया। हिंदी के वाक्य में जैसे देखो, यहाँ क्रिया है, पढ़ते हैं, यहाँ है एक 1 सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे फाइंड ऑब्जेक्ट। हिंदी के वाक्य में दी गई क्रिया से हम पूछेंगे 2 प्रश्न, 2 जो भी क्रिया देखो, जैसे यहाँ आप देखोगे तो पहले वाक्य में पढ़ते हैं क्रिया, दूसरे में पढ़ाता है, फिर पहनते हैं, लिखते हैं, ये सारी क्रियाएं। इस क्रिया से हमें प्रश्न पूछना है। कौन से प्रश्न? या तो क्या वाला प्रश्न पूछेंगे या किससे वाला। क्या से अगर आपको जवाब, जैसे देखो क्या से जवाब मिलेगा हमें, जैसे यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया हुई है। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ने की यहाँ क्रिया हुई है। अब पढ़ते हैं, कौन क्रिया कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहा है, पढ़ते हैं। क्रिया यहाँ पढ़ने की कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब हमने विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमने यहाँ से प्रश्न पूछा, पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं? उत्तर क्या मिलेगा? विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उत्तर क्या मिला? बोलो, उत्तर क्या मिलेगा? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, सीधा सीधा। ओके, अगले वाक्य में क्या है? अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया है पढ़ाने की, कौन कर रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन हमने इस पढ़ाता है, हमने यहाँ से प्रश्न किया, क्या पढ़ाता है? उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता? देखते हैं। अध्यापक पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? कोई उत्तर नहीं मिला। तो आप ऐसा कीजिए कि दूसरा वाला प्रश्न पूछिए। ये क्या वाले प्रश्न से अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो इससे प्रश्न पूछिए। ठीक है, किससे पूछेंगे? अगर क्या वाले से आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो किसी से आप पूछिए। तो अध्यापक पढ़ाता है, हमने प्रश्न किया, किससे? क्या किया प्रश्न? किससे? तो अध्यापक पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है? उत्तर मिला विद्यार्थियों को। तो ये बन गया अपना क्या भाई? ऑब्जेक्ट। बना के नहीं बना ऑब्जेक्ट? ये अपना ऑब्जेक्ट है। अध्यापक पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है? विद्यार्थियों को। ओके, तीसरा, लोग मास्क पहनते हैं। लोग मास्क पहनते हैं, यहाँ पहनने की क्रिया है, कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। ओके, तो हमने पहनते हैं ये क्रिया, हमने यहाँ से प्रश्न पूछा, क्या लोग पहनते हैं? क्या पहनते हैं? उत्तर मिला मास्क। मास्क हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट वाक्य में, कक्षा में विद्यार्थी नोट्स लिखते हैं। अब देखिए, लिखते हैं, यहाँ क्रिया है, कौन कर रहे हैं? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी तो हो गया सब्जेक्ट, लिखते हैं क्रिया होगी। विद्यार्थी लिखते हैं, हमने यहाँ पूछा भाई कि क्या लिखते हैं? विद्यार्थी क्या लिखते हैं? तो उत्तर में क्या मिला? नोट्स लिखते हैं। उत्तर में क्या मिला? क्या लिखते हैं? नोट्स लिखते हैं। तो नोट्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है ऑब्जेक्ट को तलाश करना है। और ये ऑब्जेक्ट को तलाश करने वाली जो ये बात है मैंने आपको सिखाई है, ये मोस्टली हमें कहाँ दिक्कत होती है? जब हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमें ढूंढना ही होता है। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव नहीं बनते हैं। तो वहाँ आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, अगला पेज खोलते हैं। अब देखो, हमने सब्जेक्ट को तलाश लिया, क्योंकि क्रिया को हमेशा करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा क्रिया करेगा, और सब्जेक्ट जो क्रिया करता है उसका प्रभाव जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया कि क्या पढ़ते हैं तो कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ाता है तो कि किसे पढ़ाता है तो कि विद्यार्थियों को पढ़ाता है, पहनते हैं तो कि क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं तो कि मास्क पहनते हैं, लिखते हैं तो क्या लिखते हैं तो कि नोट्स लिखते हैं, ये सारे। अब देखिए वर्ब, तो वर्ब को मैं इस वर्ब को पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इसको बहुत ही सीरियस ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि
देखिए मैंने पहली लाइन में आपको लिख दिया, यहाँ एक बात लिखी है, इसको पढ़ लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और दूसरी लाइन में मैंने फिर से लिखा है, विदाउट अ वर्ब वी कांट मेक अ सेंटेंस। अर्थात इसका मतलब है अगर आप बिना, आपके पास कोई वर्ब नहीं है तो आप एक सेंटेंस को नहीं बना सकते, ठीक है। तो वर्ब को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो इसके हिंदी के वाक्य में दिया गया काम ही क्रिया है, वर्ब है। अब ये 2 टाइप्स की होती है, जो वर्ब है ना, वर्ब वो 2 टाइप्स की होती है। ये देखिए, एक तो है मेन वर्ब, एक है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूँ फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूँ तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब का नाम जानते नहीं। तो देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ना, उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस टर्म को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आगे आप जब अगले क्लास में जाओ और आप कंपटीशन की तैयारी करो तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ आएगा। तो इसको भी ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए ये वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं। इट हैज़ 2 काइंड्स, ओके। फर्स्ट देखिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। मैंने लिखा है कि द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी एक्शन ही मुख्य क्रिया है। मतलब इस लाइन को आप याद रख सकते हैं, हिंदी के वाक्य में दिया गया काम ही मुख्य क्रिया होती है, बस, ओके। जैसे अगर नीचे हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी, ये देखिए, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा जानवर आदि के द्वारा किया गया कार्य ही मुख्य क्रिया होती है, ओके। जैसे देखिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें पढ़ाता है, पहनते हैं और लिखते हैं, ये सारी मुख्य क्रियाएं, यानी एक्शन है, इसमें एक्शन ही मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, ओके। और आगे देखिए ये है आपके ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखें तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब इन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वर्ब, ये जो मुख्य क्रिया, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है। डायरेक्टली आगे हम पढ़ेंगे, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को दोनों को कनेक्ट करके हम लिखेंगे इन दोनों को एक साथ। और जब हम इसको कनेक्ट कर लिखेंगे तो आपको एक पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब कब इस्तेमाल की जाती है और इसका यूज़, मेन यूज़ क्या है इसका। फिलहाल आप यहीं तक पढ़िए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कितनी होती है। अ वर्ब विच इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब, मतलब कि ये जो क्रिया है ये मेन वर्ब के साथ में इस्तेमाल होती है, और वो भी किस लिए, टेंस को प्रदर्शित करने के लिए। देखिए टू शो टेंस, हिंदी में लिखा हो क्रिया जो किसी मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होती है, किसी मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग की जाएगी और ये टेंस प्रदर्शित करते हैं, टेंस बनाती है। क्या बनाती है, टेंस। दे आर, क्या लिखा हुआ है, दे आर 24 इन नंबर, ठीक है, 24 होती है। जैसे पहले में लिखा हुआ है डू डज डिड, फिर है इज आर एम वॉज वर हैज़ एव हैड विल सेल वुड शुड कैन कुड मी माइट मस्ट ऑट टू यूज टू नीड एंड ये जो लिखा हुआ है ये वाली चीज़ें, ये विल से लगा कर ये वाली, ये सारे, इनको हम ग्रामर में बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, MODAL, मॉडल, ठीक है। और ये सारे के सारे फ्यूचर टेंस शो करते हैं, इनमें फ्यूचर टेंस ही होता है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, भले कोई भी टीचर कुछ भी कहे, इस सभी में फ्यूचर टेंस ही होता है, ओके। बाकी ये डू डज डिड, ये डू वर्ब है, इज आर एम वॉज वर ये बी वर्ब होती है, डू वर्ब 3 होती है, डू डज डिड बी वर्ब 5 होती है, इज आर एम वॉज वर और हैव वर्ब 3 होती है, हैज़ हैव हैड, आप ऐसे भी याद रखते हो, और 13 मॉडल होते हैं, ठीक है। ये 24 हो गए। आगे पढ़ते हैं। अब देखो मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि एक हम सेंटेंस बनाने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हमने इन तीनों को पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट कैसे तलाशना है, वर्ब कैसे तलाशना है, ऑब्जेक्ट कैसे तलाशना है, ओके, बात आई समझ। तो अब हमारा टाइम आता है, इट्स टाइम टू मेक अ सेंटेंस। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे, क्लियर। तो देखिए ध्यान रखना, जब आप इंग्लिश के सेंटेंस को बनाओ
तो हिंदी का सेंटेंस का जो क्रम है वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब हम उसका इंग्लिश बनाएंगे तो उस इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ओके, देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, पढ़ना को बोलते हैं स्टडी इंग्लिश में। तो पहले हमें ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले कैसे तलाशेंगे अब वो देखो। तो देखिए यहाँ काम, पहले सबसे पहले आप क्रिया ढूंढिए, क्या से क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का, पढ़ते हैं, ये वर्ब है, लिख दिया नीचे वर्ब। अभी क्रिया कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? विद्यार्थी। तो आप जानते हो क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है, विद्यार्थी के नीचे सब्जेक्ट लिख दिया। अब विद्यार्थी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से हमने प्रश्न किया कि क्या पढ़ते हैं। यहाँ से हमने प्रश्न किया, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उत्तर क्या मिला उत्तर? अंग्रेजी पढ़ते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो देख लो आप। तो देखिए विद्यार्थी का क्या हो गया? स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर ये तो सब्जेक्ट के बाद देखो क्या आती है? वर्ब आती है। वर्ब कौन सी है? पढ़ते हैं। पढ़ना का क्या लिख दिया? स्टडी। पोस्टर में लिखा हुआ है पढ़ते हैं स्टडी। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है? अंग्रेजी, ये लिख दे इंग्लिश। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं का स्टडी, अंग्रेजी का इंग्लिश। दूसरा वाक्य क्या है? अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो यहाँ क्रिया कौन सी है? पढ़ाता है। कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। तो अध्यापक पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? पढ़ाता है वर्ब है। ठीक है, ये क्रिया कौन कर रहा है? अध्यापक, सब्जेक्ट हो गया। अध्यापक पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है? विद्यार्थी को, विद्यार्थी हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप जानते हो पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर वर्ब की इंग्लिश और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश। तो अध्यापक का हो गया टीचर, पढ़ाता है का टीचर्स और विद्यार्थी का स्टूडेंट्स। टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट्स। अब यहाँ तो स्टडी का, यहाँ मैंने स्टडी लिख दिया है। यहाँ टीच का, यहाँ मैंने टीच का क्या कर दिया है भाई? टीच का क्या कर दिया? ये टीच का मैंने टीचर्स कर दिया। अब ये कैसे हुआ इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी हम सारी चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ क्या, ये टीच का टीचर्स कैसे हुआ? ठीक है, ये आज अगले वीडियो बताऊँगा। अच्छा, अगला वाक्य क्या है? लोग मास्क पहनते हैं। तो यहाँ पहनने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहे हैं? लोग। तो लोग तो हो गया सब्जेक्ट, पहनते हैं वर्ब हो गया। अब लोग पहनते हैं, यहाँ से प्रश्न किया क्या पहनते हैं? उत्तर क्या मिला? मास्क हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, मास्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया मास्क। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? लोग सब्जेक्ट है, पीपल, फिर वर्ब लिखनी है, पहनते हैं वियर लिख दिया, और मास्क का मास्क। ओके, अब अगले वाक्य में पीपल वियर मास्क, ये तो हो गया। अगले वाक्य में कक्षा में विद्यार्थी नोट्स लिखते हैं। तो देखिए यहाँ क्रिया हो रही है लिखने की, कौन कर रहा है? स्टूडेंट, विद्यार्थी करता है, विद्यार्थी हो गया सब्जेक्ट, लिखते हैं वर्ब हो गया। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नोट्स। तो क्या वाले प्रश्न हमने किया, क्या लिखते हैं? उत्तर मिला नोट्स, तो नोट्स हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, फिर वर्ब की लिखते हैं, राइट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट है नोट्स। अब बचा क्या है? कक्षा में, और कक्षा में का इन क्लास। ओके, या क्लास हो, जो भी आप लिखो सही है। तालाब में लड़के मछली पकड़ते हैं। यहाँ पकड़ने की क्रिया हो रही है, ये वर्ब है। तो पकड़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं? लड़के सब्जेक्ट हो गया। लड़के पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं? मछली। तो मछली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की बनाएंगे, फिर वर्ब की बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की बनाएंगे। ओके, तो बनाते हैं सब्जेक्ट की, लड़के बॉयज़ पकड़ते हैं, कैच मछली, फिश। अब क्या बचा? तालाब बचा। ये तालाब का इम्पॉर्ट। ओके, अगला वाला वाक्य देखते हैं। मैदान में सचिन क्रिकेट खेलता है। आप जानते हैं सचिन बेस्ट प्लेयर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है। क्या है? देखिए मैदान में सचिन क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल खेलता है। तो देखिए यहाँ खेलने की क्रिया, खेलता है क्रिया है, वर्ब लिख दिया। कौन कर रहा है क्रिया खेलने की? सचिन।
सचिन सब्जेक्ट हो गया, सचिन खेलता है, प्रश्न किया क्या खेलता है, उत्तर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं इसका इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सचिन का, सचिन खेलता है, वर्ब है, फिर वर्ब का प्लेस कर दिया, क्या खेलता है, क्रिकेट का क्रिकेट कर दिया। अब बचा क्या है, मैदान में, इन द ग्राउंड। ओके मित्रों, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रेम छत पर पतंग उड़ाता है, प्रेम मेरा मित्र है, प्रेम छत पर पतंग उड़ाता है। देखो पिक्चर में, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं, उसी में से ये मेरा मित्र है। तो प्रेम छत पर पतंग उड़ाता है, उड़ाने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है, प्रेम, तो प्रेम हो गया सब्जेक्ट, उड़ाता है वर्ब हो गया। क्या उड़ाता है, बोलो क्या उड़ाता है, पतंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले प्रेम की इंग्लिश, फिर उड़ाना की इंग्लिश, फिर पतंग की। प्रेम की, प्रेम हो गया, उड़ाता है, ठीक है, क्या भाई, उड़ाता है का फ्लाइज कर दिया, FLY, फ्लाई यानी उड़ाना, ठीक है। और पतंग का काइट हो गया, क्योंकि एक ही पतंग उड़ाएगा प्रेम, तो दोनों हाथ से नहीं उड़ा सकता, एक पतंग उड़ाएगा, इसलिए अकाइट। छत पर, क्या लिखा है, छत पर, देखो छत पर, तो छत पर का ऑन द रूफ। ओके, लास्ट अंतिम वाक्य है, मंच पर स्वाति गाना गाती है। अब यहाँ काम हो रहा है गाना, गाने का काम, गाती है, ये क्रिया है, कौन गाती है, स्वाति गाती है। तो गाने की क्रिया जो करेगा, जो क्रिया करता है, वो सब्जेक्ट हो गया, वो कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया अपना, हो गया कि नहीं, ये सब्जेक्ट है, कौन सा, स्वाति सब्जेक्ट हो गया। स्वाति क्या क्रिया कर रही है, गाती है, क्या गाती है, गाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो देखिए स्वाति सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनेगी स्वाति का, स्वाति बना दिया। ओके, फिर स्वाति क्रिया कर रही है गाने की, फिर वर्ब की इंग्लिश बनेगी, वर्ब क्या है, गाती है, ये लिख दिया सिंग्स। फिर क्या गाती है, गाना, अ सॉन्ग, स्वाति एक समय में एक ही गाना गाएगी, इसलिए अ सॉन्ग लिख दिया। कहाँ, मंच पर, तो मंच का ऑन द स्टेज। कितना आसान है, बहुत आसान है, बस बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर बेसिक चीज़ों को ढंग से पढ़ते हो और उन्हें ध्यान रखते हो, ठीक है, और आप कुछ ये वीडियो जब पूरा हो जाता है तो आप कुछ सेंटेंस लीजिए अपने दिमाग में और उनको बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन है नहीं। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, और दूसरों को भी बताएं। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी वीडियो की अगली कड़ी में, एक नई चीज़ लेकर आएंगे कि ये प्ले का प्लीज़ कैसे हुआ था, सिंग का सिंग्स कैसे हुआ था, तो इन चीज़ों को हम फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।